जी। भाई कमलानंद जी, आपको आवाज आ रही है? आदरणीय कमल टावरी जी। क्या हम चर्चा शुरू कर सकते हैं? भाई कमलानंद जी। भाई कमलानंद जी। आपको आवाज आ रही है? भाई कमलानंद जी। ये कुछ नेटवर्क की दिक्कत है, क्योंकि जहाँ पर वो है वहाँ पे कुछ नेटवर्क स्टेबल नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस किताब के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ सभी को दे हाँ देता हूँ। मेरी हाँ जी जी। आपकी आवाज आई? अभी आई। जी जी। भाई कमलानंद जी, ये विश्व गुरु की रणनीति का जो पहला वर्जन था, ये आज से कुछ साल पहले जारी किया गया था। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उस समय के अनुसार के उठाए गए थे, और उनके जो संभावित समाधान है वो भी बताने का प्रयत्न हुआ था। तो भाई कमलानंद जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। भाई कमलानंद जी। तो ये जो पुस्तक बनाई गई थी, अब उसी का दूसरा संस्करण बनाया जा रहा है, और मेरा उसमें आवाज आ आप। रहा है। जी जी, अब आई। आवाज आई। जी जी जी। मेरा आवाज आ रहा है। जी आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है, बोलिए। आ भाई कमलानंद जी। चलिए ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो 2022 के करीब ये पहला इसका संस्करण रिलीज किया गया था। और इसमें जो है, उस समय के जो भी विषय थे वो डाला गया था सारे को। फिर इसमें 3 साल हो चुके हैं उसको लगभग। और उसमें जो बदलाव हैं आज के अनुसार, वो करने को सभी लोगों को आ, शामिल करके, सभी लोगों को उसमें आर्थर बनाते हुए क्या क्या चीजें डाली जा सकती हैं, उसी पर लेकर चर्चा है कि सभी लोग उसमें भागीदारी करें, सभी लोग उसमें शामिल हों, और एक अच्छा आ, पुस्तक तैयार हो। तो ये जो किताब है, ये प्रश्न उत्तर के फॉर्म में है। इस विषय पर एक चर्चा पहले भी हम पूर्व में कर चुके हैं। और अभी इसको क्योंकि पब्लिशिंग पे जाना है, तो आखिरी प्रयास है हमारा कि अन्य साथी जो है इस पर अपने अपने जो भी उनको लगता है विचार, वो साझा कर सकते हैं। इसको ग्रुप पे भी डाला गया था, और अभी फिर से डाल दिया जाएगा। तो भाई कमलानंद जी का कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो इस वजह से आ, थोड़ा सा दिक्कत है। जब ये पुस्तक बनी थी तो इसमें कुछ
महत्वपूर्ण विषय उठाए गए थे और कुछ बड़े विद्वानों ने इस पे विचार रखे थे, जिनमें अन्ना हजारे भी थे और कई सारे वरिष्ठ समाजसेवी और ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक लोगों ने भी इसमें अपने विचार दिए थे। तो मैं ज्यादा क्योंकि नहीं जानता, मैं चाहूंगा कि भाई कमलानंद जी अगर नेटवर्क में आ चुके हैं तो इस विषय को आगे बढ़ाएं। आदरणीय भाई कमलानंद जी, शुरू करिए। हाँ, सुनाई, मेरा आवाज सुनाई आ रहा है? जी, आ रहा है, आ रहा है। जी। ठीक, अभी मैं जरा फटाफट अपनी बात रख देता हूँ। ये किताब जी। हमने करीब 3 साल पहले निकाली थी, और इसमें प्रश्न विश्लेषण के रूप में दिया था, उत्तर नहीं दे रहा था ये किताब। तो और उसमें एक्शन प्लान करके आखिरी चैप्टर में हमने दिया था कि कौन क्या करे, कैसे करे, क्यों करे। और इसको लेकर 2-3 सालों में कई चर्चाएं हुई और लोगों से, क्योंकि 3 साल में तो बहुत कुछ दुनिया भी बदल गई है। तो उसका भाग 2 निकालने का हमारा पिछले 2 महीने से चल रहा था। और मैंने सबसे अनुरोध भी किया था कि जरा इसको पढ़कर कुछ अगर अपना भी एक्शन प्लान दे, चाहे वो पशुपालन का हो, खेती का हो, कृषि का हो, गुरुकुल का हो, और वो जो दे उनके नाम से लिख दिया जाए कि इनका एक्शन प्लान ये है। दुर्भाग्य है किसी का कोई उत्तर नहीं आया। तो फिर आखिरी में बात करते 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 हमने, चमोली जी ने और 2-3 लोगों ने मिलकर, अभिषेक जी भी उसमें थे, क्या करे क्या करे। फिर इधर मैंने भ्रमण किया भी, नांगले जी साथ में, हमें हमारे महामंडलेश्वर चतुर्वेदी जी मिल गए। तो पिछले 5 महीने में कुछ अलग 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 लोग मिले। तो उन सबका निचोड़ लेकर इसका भाग 2, जो हार्डली 2 पन्ने का है, तो इसमें जो मेन बिंदु आया है, वैसे तो 20-25 पॉइंट्स है। मैं अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि कृपा करके वो सबको बांट दे, जिससे वो अगर उसमें जोड़ना चाहे तो अपने को सेंटर में रखते हुए। जैसे पिथौरागढ़ के हमारे नेगी जी है, पंजी है, आज उन्होंने बहुत अच्छा, वो दिल्ली में उनके पिथौरागढ़ के पांडे जी है, बहुत अच्छे फिल्म में है। तो हर 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 व्यक्ति अब अपने को सेंटर में रखकर अपना एक्शन प्लान इसमें डाले, और उसमें किसका क्या सहयोग चाहिए, कैसे करेंगे, कौन करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, उसकी सफलता के मापदंड क्या होंगे, क्या है। अल्टीमेटली व्यक्ति को सेंटर में आना ही पड़ेगा अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन स्वार्थ के साथ में सर्वार्थ भी है, परार्थ भी है, परमार्थ भी है। तो इसमें जो मेन बिंदु दिए है कि जो ट्रम्प के बाद ट्रम्प ने जो लगाया है, और कई इधर कई समस्याएं हैं, मुसलमानों की है, भ्रष्टाचार की भी है। अभी उत्तराखंड में 30% लोग निर्विरोध आए हैं, 30-40%, ये आशा की किरण है। महाराष्ट्र में बहुत भयंकर चुनाव के खर्चे की बात हो रही है, हम लोग वहाँ गए थे, वो कल्पना जी अन्ना हजारे के प्रतिनिधि के रूप में, और नांगले अपने सुभाष भाई और मैं भी वहाँ पर थे। तो ये तो सबने मजाक उड़ाया कि निर्विरोध हो ही नहीं सकता है। अन्ना हजारे ने खुद बोला कि इसका प्रूफ क्या है कि निर्विरोध आए। तो फिर हमारे आज पंजी ने पिथौरागढ़ की लीज दे दिया कि कौन कौन लोग निर्विरोध आए हैं और कितने लोग ऐसे जीते हैं। प्रश्न ये है कि हर चीज में अभी एक डाउट का पूरा पूरा जस्टिफिकेशन है, जायज है, प्रश्न करो, प्रश्न करो, किसी की भी बात मत मानो। ये 40% नहीं, अगर ये 20% भी सही है तो हमको तो गर्व है कि भाई 20% तो कम से कम निर्विरोध है। अगर आज नहीं होते दो भी तो क्या कर लेते। तो ये एक हवा को दर्शाता है। अब इसको देते हुए तो जो हमने उसमें लिखा है, उसमें जातियों का रोल, हम माने न माने जाति का महत्व है। तो जातियां केवल पॉलिटिकल नहीं है, बल्कि वो क्या खेलकूद में भी है, सशक्तिकरण में भी है, महिलाओं को आगे लाने में भी है, लीडरशिप में भी है, गेम्स में भी है। 50 एरियाज है जहां पर अच्छे नेतृत्व की जरूरत है। तो अगला पॉइंट आता है परिवर्तन की नेतृत्वशाला। तो वो भी एक पॉइंट, ये इसमें तो अभी जो हमने भाग 2 बनाया है उसमें केवल पॉइंट्स दिए हैं, और उसको विस्तृत करने के लिए तो बहुत व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा, वॉलंटियरिंग करना पड़ेगा, धंधा ढूंढना पड़ेगा। पर्यावरण का महत्वपूर्ण है ही। इधर जो एक अविश्वास बन गया है, जो गंदगी राजनीति में आ रही है, और वो गंदगी केवल वही नहीं है। अगर हम आचार्य महेंद्र जी को सुनते हैं, जो पहले मुस्लिम थे, मास्क में पढ़ाते थे और बाद में अब सनातन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, आचार्य महेंद्र पाल, हमने उनको बुलाया इधर अभी 2-4 दिन पहले। ये जो सैयद रिजवी साहब है, उनका आया है, खतरे 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 खतरे, बहुत अच्छा उन्होंने बोला है। तो ये सब समझते हुए लोग अगर ना समझ है, अभी भी उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं बहुत ही भगवान का पकड़ है, मंदिर का पकड़ है, विश्वास का पकड़ है। नहीं 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 नहीं, भारत के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भैया, आप लाहौर का यूट्यूब में सब अवेलेबल है, आप देखिए कि पाकिस्तान में कितने मंदिर थे,
लाहौर में किस तरह का माहौल था, सनातन का, इसका उसका उसका क्या हुआ, जहां तलवार चाकू छुरी आके लेके वो क्रूरता से मारने मुरने लग गए, तो अल्टीमेटली उसका अपने को मालूम है हुआ क्या और आज क्या हालत है। तो ये खतरे बहुत भयंकर है, बेरोजगारी के भी, बीमारी के भी, वकील में कहीं फंस जाए, कभी मुकदमे में, कहीं जेल में, इसमें को न्यायालय में फंस जाए, कहीं इसमें फंस जाए। तो ऐसी दिशा में उपाय क्या, तो लोकलाइजेशन, हमने उस पर बार बार जोर दिया है कि लोकलाइजेशन को मजबूत करना पड़ेगा। हमारे संविधान ने ग्राम सभा हाँ, आपकी आवाज चली गई है। के भी एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग अच्छा, हेलो 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 जी, आ हेलो रही है, आ रही है, हेलो आ रही हेलो है। हेलो अब आ रही हेलो, है। अभी आ अभी रही है। अभी, हाँ, जी जी, जो आ जो रही है। मार्केटिंग के भी एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट हो, इधर अभी, अब इधर अभी अच्छा निर्यात का बढ़ रहा है। और आज मुझे किसी ने बताया, हाँ ऊपरी जी ने बताया कि 2 रुपया किलो गोबर खरीद कर बढ़ा रहे। अब ये मास मूवमेंट कैसे बढ़ेगा, तो ये दो बनने के म, आ, म, 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 इसको भाग दो को देखते हुए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इसको देखिए, उस तो अंत में मेरी अगर आवाज आ रही हो, तो मैं अंत में, आवाज आ रही है? जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, मैं यही अनुरोध करूंगा कि ये मरने मारने का जैसा समय आ गया है, या तो मजबूत बनो और दुष्टता की वो प्रतिकार करने के लिए तैयार रहो, और या फिर जरूर उनको सुनिए, सैयद रिजवी साहब को, वो जो बोल रहे हैं बड़ा साफ साफ बोला उन्होंने कि क्या चुनौतियां आ गई है, आ गई है, आ रही है नहीं, आ गई है, केवल वो हाँ, ये नेटवर्क चला गया है फिर से। मैंने चैट बॉक्स में वो पुस्तक डाल दी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसको और साथ ही, जी, अ, अगर मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ या इसको लेना चाहता हूँ तो थोड़ा टेक्निकली। आप नेतृत्वशाला ग्रुप में हैं? नेतृत्वशाला, जन अभियान नेतृत्वशाला ग्रुप, मैं उसका भी लिंक हाँ, डाल रहा हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ, उसमें उसका लिंक उसमें मैं भेज रहा हूँ। हाँ, ठीक है, मैं कहीं ठीक। मैं भेज रहा हूँ, वो इसी में डाले दे रहा हूँ। तो ठीक है। अगर डाउनलोड कोई करने में किसी को दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। वैसे तो आप जुड़े होंगे हाँ हाँ, जन अभियान हमारा आपका नेतृत्वशाला ग्रुप से। सब में, हाँ आ, सब में जुड़ेंगे। हाँ, तो उससे आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और मैं। तो मैं जी अपनी बात खत्म कर रहा हूँ जी इसके अनुरोध के जी। साथ, कृपा करके अपना अपना एक्शन प्लान जरूर भेजे, तो हम इसको भाग दो जी। में एक दो पन्ना छाप देंगे, और इस पर भी कुछ अगर कमेंट दे सके, विचार दे सके, तो बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, सबको प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद भाई कमलनाथ जी। ये पुस्तक सभी को भेजी जा चुकी है, आप लोग इसको देख लें और इसके जो विषय हैं वो भी समझ लें। एक इसके सपोर्ट में मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, वॉइस रिकॉर्डिंग।
उसको भी सुन लें, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन बिंदुओं पर चीजें सोची गई हैं और क्या क्या बच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर दो बातें आ रही हैं कि कौन कौन से विषय पे बात हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं इस विश्व गुरु की रणनीति भाग 2 में, और कौन कौन से विषय ऐसे हैं जो आपके अनुसार उसमें कवर नहीं हो रहे हैं, तो उनको जोड़ा जाए। तो ये दो चीजें हैं, इसी पे सभी लोग अपने अपने लिखित में अपना ड्राफ्ट दे सकते हैं और उसको इस पुस्तक में जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से जो है इसको एक दूसरा भाग के तौर पर सभी के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, क्या हम लोग चाहते हैं, तो उसमें कुछ चीजों पे स्पष्टता लाने का प्रयास किया जाएगा। और इसी तरह से हर 2 साल में इसको रिवाइज किया जाता रहेगा, साल भर में, 2 साल में, ताकि समय के अनुसार चीजों को परिवर्तन करते हुए और इसको एक बेहतर बनाया जा सके। तो ये ग्रुप में भी मैंने डाल दिया है, चैट में भी डाल दिया है, सभी लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत आती है तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लिख के दे दे, तो मैं उसको व्यक्तिगत तौर पे भेज देता हूँ। आप व्यक्तिगत तौर पे मेरे से मांग सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए आपको विश्व गुरु की रणनीति किताब को लेने के। फिर जो विषय हैं, आ, उन विषयों पर हम क्रमवार चर्चा कर लेते हैं। उसमें एक विषय है जो ट्रम्प के अभी पिछले 3 महीने के रवैये हैं, आ, उसके आधार पे अभी जो विश्व में जो भारत की स्थिति, नई स्थिति बन रही है, जिसमें कि अमेरिका और चाइना दोनों ही उसके दुश्मन के तौर पे निकल के आए हैं, और साथ ही साथ रशिया का भी रवैया आ, मतलब इंडिया के लिए उतना फर्म नहीं है। और जो हमारा समाज है, उस समाज को जो दिशा मिली हुई है, जो सोच है समाज की आज की, तो उस स्थिति में एक ऐसा देश जिसके बहुत सारे दुश्मन हैं, आसपास पड़ोस में भी बहुत सारे दुश्मन हैं और विश्व स्तर पे भी बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं, तो उस देश को आ, मजबूत कैसे बनाया जाए, कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटना है, चाहे वो स्वदेशी की बात हो, स्वावलंबन की बात हो, हमको अपने टेक्नोलॉजी लेवल पे अपने को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, अपने को एनर्जी लेवल पे आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, जिसमें कि तेल से लेके और ऊर्जा तक सभी विषय आते हैं, टेक्नोलॉजी में सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से संबंधित सभी विषय आते हैं। तो इस पर एक हमें सामाजिक चेतना फैलानी और किस तरीके से हम इसमें भागीदार बन सकते हैं, ये विषय हैं जो आपके समक्ष हैं। इस पे आप लोग बारी बारी से विचार रखते जाइए, मैं और कुछ विषय आपको देता जाऊंगा। तो शुरू करिए, और मैं सबसे पहले आग्रह करूंगा, क्योंकि ये विषय जो है ये इंटरनेशनली ज़्यादा है, तो डॉक्टर अनादि साहू शुरू करें, और फिर ब्रिगेडियर राजा राम, कोई भी पहले शुरू कर सकता है। जी नमस्कार आप सभी को। जी अभिषेक जी मुझे जी कुछ जी बोलना है। अजय जी, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी 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 थैंक यू। बहुत अच्छा है ये अभी का जो सिचुएशन है अभी आपने बताए। अ, चाइना के साथ हम जो एक्सपेक्ट पहले नहीं था वो अभी उनका रणनीति ऐसा चल रहा है। यूएसए और चाइना, समझिए कि चाइना के साथ रूस भी है जिसको हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे मित्र है, पर चाइना के साथ रूस भी है। तो इसी सिचुएशन में इतना हम यहाँ पे चर्चा के विषय में ला सकते हैं। हमारा जो डिपेंड्स है बाहर कंट्री के ऊपर, जो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है,
इसी को हम कैसा, स्वदेशी तो बहुत कुछ काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है स्वदेशी प्रोडक्ट के ऊपर। अभी जिस दिशा में हम जा रहे हैं, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसी के अंदर में छुपा हुआ है एक चीज है, प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट। जो चाइना में मैं देखा उनके फैमिली में ज्यादातर जो स्किल, जिसको हम ITI डिप्लोमा ये लेवल में देख रहे हैं, उसको छोड़ के एक सेमी स्किल लेवल का एक के बीच में एक है स्किल, नो स्किल, बीच में एक सेमी स्किल है। फॉर एग्जांपल ड्राइविंग, ये सेमी स्किल है। और कुछ ऐसा एग्जांपल्स है जो प्रोडक्ट का जो ओनली असेंबल करने का काम, ज्यादातर उसमें टेक्निकल नहीं है, वो हमारे कंट्री में कम है। ये बात को फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास दो तरीके का डायरेक्ट मैन पावर मिलेंगे। एक है स्किल वाले, जिनको आप क्वालिफिकेशन का मांगते हैं, आपका क्या ये पर्टिकुलर ट्रेड के ऊपर ITI का डिप्लोमा ये वगैरह सब रहता है। और कुछ नॉन स्किल देख लेते हैं जो टेक्निकल, उनके पास ट्रेनिंग नहीं होता है। पर चाइना, हांगकांग, सिंगापुर ये सब जगह में देखा हूँ, उनके पास एक मिडिल में एक ऑप्शन है जो हमारे पास नहीं है। उसमें ज्यादातर क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, कोई भी उसको कर सकता। उसका सर्टिफिकेशन कोर्स आप भी करा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजों के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अभी हम खिलौना खिलौना बाजार के ऊपर हम बात करते हैं, ज्यादातर बहुत अच्छा भी हुआ। खिलौना के ऊपर हम जो चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, काफी कोरोना के बाद काफी वो कम हुआ है। ऐसा सो मेनी थिंग्स है जो अदर कंट्रीज मतलब आप अफ्रीकन कंट्रीज से देख लीजिए, यहाँ से अदर साउथ अमेरिकन कंट्रीज आप देख लीजिए, अदर कंट्रीज भी है अभी हमारे साथ बिजनेस करने के लिए वो तैयार है। उनका जो रिक्वायरमेंट है हम आज पूरा नहीं कर पा रहे। इसके लिए ये कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपको एक सेमी स्किल का ट्रेनिंग ऑप्शन भी साथ में रखिए, ये मेरा सुझाव है। ये ट्रेनिंग ऑप्शन के अंदर में हमारा 5 जो ऑप्शन हम सोच रहे हैं, गौशाला से लेके जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में हमारा एक्चुअली जो नेचर थेरेपी हॉस्पिटल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर हम सोच रहे हैं एवरी कम्युनिटी एवरी गांव में, या गुरुकुल सिस्टम कुछ इसमें करने के लिए, इसके अंदर में भी कुछ ट्रेनिंग सिस्टम ऐसा आप रखिए। और सो मेनी, आज आप बिलीव करेंगे कि कुछ सालों में लेडीज लोगों का कुछ इंटरेस्ट आया, उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अलग अलग उनको ट्रेनिंग देने में। वो अचार बनाने का क्यों ना हो, और क्यों ना टेलरिंग का क्यों ना हो, सो मेनी थिंग्स। आपको एक ही एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। इसी टॉपिक को ओनली थ्योरी थ्योरी बात डिस्कशन से कुछ नहीं होता। सीरियसली जो रजिस्टर्ड ऑलरेडी है हमारे पास, जितने लोग ऑलरेडी इसका कुछ परसेंटेज में काम कर रहे हैं, कुछ कंपोनेंट ऑलरेडी उनके पास है, गौशाला से लेके दूसरे कंपोनेंट्स है, उनके पास जो अवेलेबल मटेरियल अभी है, मान लीजिए गौशाला है तो गोबर तो अवेलेबल है, गोबर से लेके 5 6 चीज अभी बनता है। आप इसके बारे में जानते हैं क्या क्या बनता है, उसको बीच में एक ट्रेनिंग सिस्टम रख के लेडीज लोगों को, जिन लोगों को आप कंपटीशन में नहीं है, वो बाहर जॉब मार्केट में कंपटीशन में नहीं है, उनका फ्लेक्सिबल टाइम है, वो टाइम में आए अपना काम करके चले गए। ये सेक्टर को आपको ध्यान देने के लिए मैं अभिषेक जी आपको सजेशन देता हूँ। प्रैक्टिकल कुछ चीज हमें कुछ कंपोनेंट्स अदर कंट्री से, ये जो आइडिया है आपको सेमी स्किल का, ऐसा सो मेनी थिंग्स है। मैं चाहूंगा फिर आपसे 5 10 मिनट के बाद हम फिर बात करेंगे। आप जी जी डिस्कशन को बिल्कुल। आगे बढ़ाइए, मैं आपको और जी कुछ जी एग्जाम्पल देना चाहूंगा। थैंक यू। जी जी, अलग से हम लोग बात कर लेंगे इस पे, विस्तार से बात करेंगे। हाँ, आज या कल में ही बात करेंगे। और ब्रिगेडियर साहब, जो विषय अभी हैं आपके समक्ष, आपके अनुसार जो वैश्विक चुनौतियां हैं या जो हमारे देश की चुनौतियां हैं, जो समाज की चुनौतियां हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसको इस पुस्तक में डाला जा सकता है? क्या विचार हैं आपके, जो भी ओरिजिन रखे? और क्या चीजें छूट रही हैं, क्या चीजें ऐसी हैं जिन पर हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा? थोड़ा सा विस्तार से बताइए, आदरणीय जी ब्रिगेडियर जी साहब। जी, सभी को नमस्कार। और विश्व गुरु बनाने के लिए जो ये किताब में उन्होंने तो सभी लिख दिया होगा कि और किया होगा, उस पे तो हम लोग क्या कमेंट करें। पर फिर भी जो मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैंने वो बड़ा पढ़ा नहीं है, सच्ची बात तो ये है,
फिर भी मैं जो रोज देखता हूं उसके हिसाब से कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। विश्व गुरु क्या है? विश्व गुरु का मतलब आप सब जानते हैं, उसमें मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कि भारत के लोग और भारत एज ए कंट्री दुनिया को गाइड करे। कहाँ गाइड करे? करीब करीब हर फील्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड ह्यूमनिटी है, प्रकृति है, मानवता है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए प्राचीन सभ्यता में जो डेवलप हुआ था जिसको हम भूल गए हैं, उसको भी विश्व में ले जाने का है। आध्यात्मिक विषय सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इन विषय में हम अपने आप को पहले विश्व लेवल तक उसमें ले जाएं और फिर इसी का आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए जरूरत क्या है? इसके लिए जरूरत है शिक्षा प्रणाली में बदलाव। और शिक्षा प्रणाली में इस तरह की शिक्षा दी जाए कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो इन सब चीजों को समझे और इनमें विश्व में आगे जाए, जिसमें आज की मॉडर्न साइंस भी आती है और राजनीति भी आती है, स्वास्थ्य भी आता है। ये सब जरूरी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे देश में रहा है वो आध्यात्मिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों को समझकर उनको उस तरफ ले जाना है। अब शिक्षा प्रणाली में सुधार से ये बहुत बार डिस्कस हो चुका है। एक मैं इसमें छोटा सा ऐड के मैं चाहूंगा कि जरूर डाला होगा टावरी जी ने। हमारा जो प्राचीन भारतीय ज्ञान है उसमें कुछ मिलावट आ गई है। लेट अस बी वेरी फ्रैंक। उसमें सत्यता क्या है? क्योंकि विश्व उसी को ज्यादा अपनाएगा लंबे टाइम तक। तो उसकी सत्यता को भी हम दोबारा से एस्टेब्लिश करें। जरूर इस किताब में लिखा होगा कि ये जो हमने हमारे पुराने थे ये इसलिए सारे इस तथ्य पे, आज की साइंस की भी तथ्य तथ्य पे वो सत्य हैं, और उनको कोई सुधार की जरूरत है तो जरूर करने की जरूरत है। क्योंकि जब हम विश्व लेवल तक जा रहे हैं तो और लंबे टाइम तक जाना चाह रहे हैं तो हमें उसकी जरूरत है। अब आता है आर्थिक में भी बहुत जरूरत है। मजबूत आर्थिक नीति के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश के सब लोग जब तक आर्थिक में शुद्ध नहीं होंगे तो वो अपने अपनी रोटी कमाने में ही लगे रहेंगे। और इस ज्ञान को कैसे आगे ले जाएंगे तो वो भी बहुत जरूरी है। निवेश को भी बढ़ावा देना है ताकि आर्थिक सुधार हो। गरीबी व बेरोजगारी का भी विषय इसमें जरूर आना आता आया होगा। संस्कृति आध्यात्मिक मूल्यों को और बढ़ाना और भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार, ये एक चैप्टर जरूर उन्होंने दिया होगा, वरना इसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। स्वास्थ्य और बुनियादी, हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक बहुत अच्छा ज्ञान है। हम जो ये बताता है कि हमें बीमारी तक जाए ही क्यों। तो वो उसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन स्वास्थ्य और मॉडर्न को भी साथ लेना है। हम केवल उस पर नहीं रह सकते कि एलोपैथी तो ऐसा है ऐसा है। सब सिस्टम में अपनी अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी अपनी फायदे हैं। आयुर्वेदिक हमें बीमारी ना हो उसमें जाता है, बीमारी होने के बाद हमें एलोपैथी की भी जरूरत है। तो इस फील्ड को भी छोड़ना नहीं है। राजनीति और सामाजिक एकता, जिसमें धार्मिक एकता भी आती है, इसको भी और प्रदर्शन भारत में आता रहा है, ऐसा हुआ है पास्ट में। और इनको भी राजनीतिक को इस सिस्टम से हो कि ये नहीं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी का अगेंस्ट ही बोलती रहे, या मतलब ऐसा अच्छी बात है उसको सब अच्छे कहें, खराब बात है उसको खराब करें, खराब बात है उसको सुधारने की कोशिश करें। लेकिन ये बिल्कुल ढांचा बिगड़ चुका है। तो इसको दोबारा से कैसे करें और इसको किस एंगल से हम कैसे रहा है उसके भी लें। अब लास्ट में मैं एक ही टॉपिक बोलता हूं कि वैज्ञानिक अनुसंधान व नवाचार आज की जरूरत है। हमारी परंपराओं में जो ज्ञान है केवल उससे काम नहीं चलेगा। हमने नया वैज्ञानिक अनुसंधान व नवाचार की तरफ भी जाना है। अब हमारे जो यंग लोग हैं, युवा लोग हैं, वो भारत का में रहते हुए और सारी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। काम तो करना चाहिए, मानव तो सब एक ही है। लेकिन उसमें जो भारत का जो रोल है वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तो हमारे लोग भी इसमें आगे रहें और विश्व में भी जाएं। ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं मैंने डिटेल में, और आगे बढ़ाए जा सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।
साहब, धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। आ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी को लिखित तौर पर हम लोग एक ड्राफ्ट तैयार करना चाहेंगे, तो इसको किसी तरह से तैयार किया जाए। आ, मैं कुछ इंटर्न्स को भी जोड़ने की कोशिश करूंगा इसमें। हमारे बीच में और भी बहुत वरिष्ठ साथी हैं। बारी बारी से हम सबको बुलाएंगे। मैं श्री जी से आग्रह करूंगा, श्री जी इस पे वो विषय जो कि हम लोग इस पे जोड़ सकते हैं, और ये जो पुस्तक बन रही है इसमें जोड़े जा सकते हैं, या जो छूट रहे हैं, आ, या जो जिनमें सुधार हो सकता है, उनके बारे में विस्तार से बताएं श्री जी। धन्यवाद अभिषेक जी। सबसे तो पहले मैं काफी डीपली अगर कुछ कमेंट करना है किताब के बारे में, ऐड करना है, तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। एक बार सरसरी निगाह से मैं विश्वगुरु मैं रणनीति को पढ़ा किताब था। किताब पे नहीं, अभी जो टावरी जी ने स्टेटमेंट दिया आ, उस पे हाँ, मैं और वहीं जो पे आ आज। जाता हूँ मैं। जी जी पहले जी मैं शुरू करता हूँ अपने से ही। जब जी। विश्वगुरु शब्द ही मेरे दिमाग में आ जाता है, तो जैसा बिगड़े साहब बोल रहे थे, काफी हद तक मैं सहमत हूँ कि किताब पढ़ने से गुरु कोई नहीं बन जाता है। तो अगर हम किताब कुछ लिख भी देते हैं, तो उसको पढ़ के हम अगर सोचें कि गुरु बन जाएं या विश्व गुरु बन जाएं, वो संभव नहीं है। विवेक साहब बहुत सुंदर से आध्यात्म की बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे थे, प्रकृति की बात कर रहे थे, सत्यता की बात कर रहे थे। ये सब कुछ शामिल है। अगर ह्यूमैनिटी को ही ले लूं, तो कोई इंसान किसी भी इंसान से अगर प्रेम के अलावा कोई और संबंध रखता है, मन में भी घृणा, नफरत, वैमनस्य, और फिर कहता है कि मैं विश्व गुरु बन जाऊंगा, विश्व को रास्ता दिखा दूंगा, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। जब मानव को मानव की तरह से देख रहा हूं, तो किसी मानव के द्वारा विशेष दर्जा, बड़ा या छोटा, तो वो महान है, उसकी बातें मानूंगा, और ये छोटा है उसको लात मारूंगा। मानवता नहीं है, प्रकृति नहीं है, सत्यता नहीं है। तो सबसे पहले तो खुद को मुझे सत्य में स्थापित होना है कि मैं क्या हूँ। बिगड़े साहब की बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, या हमारे पुराणों में जो कुछ भी लिखा हुआ है, उस समय के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सब कुछ, और आज भी काफी उसमें से अप्लीकेबल है। लेकिन जहां जहां मुझे लग रहा है कि उसको और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, साइंटिफिक टेम्परामेंट से हमको उसको जाके तह में देखना है कि वास्तव में सच्चाई क्या है। और एक छोटा सा भी समाज कहीं अगर एग्जिस्ट कर रहा है, हिंदुस्तान में बहुत जगह एग्जिस्ट कर रहा है, जहाँ की वो लोग किसी के बारे में भी बुरा भला कभी सोच ही नहीं रहे हैं। अभी मदन लाल जी का या किसी का मैं देख रहा था कि जिस कम्युनिटी में मैं रह रहा हूँ, जिस गांव में मैं रह रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति के प्रति मुझे थोड़ा सा भी ये व्यक्ति ठीक नहीं है, मुझे उसको ठीक करना है, तो वहां से ही मैं फिसलना शुरू हो जाता हूँ। वो जैसा ही है वैसा ही एक्सेप्ट करते हुए एक वातावरण बनाया जाए जिसमें जिसको जो भी सीखना है वो सीख सके, और वही गुरुडम कहा जाता है। गुरु कभी किसी को सिखाता नहीं है। गुरु एक वातावरण क्रिएट कर देता है जिसमें कि सब लोग जो जरूरी है वो सीखते हैं, और जितना वो सीख सकते हैं उतना ही इस समय के लिए काफी है। हमारे इतिहास में जितने महाभारत कहिए, रामायण कहिए, कोई भी गुरु है, सबको राम या सबको कृष्ण या सबको अर्जुन नहीं बना पाया। न जरूरत है, सबका अलग अलग रोल है। पहचानना पड़ेगा कि किस व्यक्ति की इस समय मेंटल एप्टीट्यूड क्या है, उसको कहाँ तक हम सपोर्ट कर सकते हैं इनरिचमेंट करने में। आज के जमाने में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि गुरु वही है जो अपने को डिसॉल्व कर देता है, जो गुरु के रूप में या अपने को महान रूप में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। एक सहपाठी के रूप में, सहकर्मी के रूप में सबके साथ लगा हुआ है और सबको इंक्लूसिव लेके चलता है। आज हम लोगों की जो मानव समाज की सबसे बड़ी समस्या यही हो गई है
अंधे दौड़ में हम लोग लग चुके हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कहें, इकोनॉमिक्स कहें, ज्ञान कहें, शिक्षा कहें। अविद्या को विद्या मान रहे हैं, रिवर्स इकोनॉमी को इकोनॉमी मान रहे हैं, फॉल्स इकोनॉमी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इकोनॉमी कह सकते हैं, कि जो धरातल पे है ही नहीं, और उसको हम मान के उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो हर एक विषय के हमें गहराई में जाना है। और पहले विश्व गुरु की तो बात ही छोड़ दो, एक छोटे से समाज में मैं गुरु के रूप में एक नया चीज पेश कर पाऊं जो सबको सुख शांति दे, समृद्धि दे, सबको स्वास्थ्य दे, वो बेसिक जरूरतें अगर मैं पूरा कर पाऊंगा तो मैं विश्व गुरु तक भी पहुंच सकता हूँ। लेकिन पहले देखूं कि कल से मैं आज स्वस्थ हो गया, बढ़िया, कल से बढ़िया आज सुखमय जिंदगी जी रहा हूँ, और बाकी सबको भी सुखमय जिंदगी जीने के लिए उपलब्ध हूँ, मदद कर पा रहा हूँ। तो तीन विषय भी अगर ले लूं, सुख ले लूं, स्वास्थ्य ले लूं और समृद्धि ले लूं, तो डेली मुझे काम करना पड़ेगा कि कल से मैं बेहतर हो रहा हूँ क्या। तब तो मेरे पास कोई उपाय है जिससे मैं अपना अपग्रेडेशन कर सकता हूँ और साथियों का भी अपग्रेडेशन कर सकता हूँ, और फिर अपने पड़ोसियों का भी, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, उसका भी कर सकता हूँ, और फिर सारी दुनिया का कर सकता हूँ। लेकिन अपना ही अगर नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने समाज का, अपने देश का, अपने पड़ोसी का, अपने विश्व का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। थैंक यू। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि गुरु जो है अपना एक सर्कल, एक सार्कमस्टेंसेस, एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करता है जिससे को सीखना हो उसके अंदर में वो माहौल में सीखता है। फिर यहाँ पे यही माहौल एग्जैक्टली हमें हमारे कम्युनिटी में ये चीज को प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा कि जो एक्चुअली अपना प्रेजेंट जिंदगी में जो भी सिटीजन पहले हमारे कंट्री के अंदर, हमारे आसपास के पड़ोस के, जो चेंज नहीं होना चाहता है, वो जहाँ है वही रहना चाहता है, वो कंफर्टेबल है, फ्री बीज मिल रहा है, उसका महीना का कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ना नहीं चाहता है, डेवलप होना नहीं चाहता है, कुछ स्किल सीखना नहीं चाहता है, आप कितना भी उसको वो कोशिश कीजिए वो नहीं होगा। तो इसीलिए हमारे पास भी जो लोग, जिन लोगों को हम चाहते हैं कि यही है हमारा टीम, ये टीम को लेके हम पहले के कम्युनिटी का एग्जाम्पल दिखाएंगे, इसी को देख के कुछ आउटपुट निकलेगा, फिर हमारे कंट्री में हम डेवलप करेंगे और हम विश्व गुरु बनेंगे। इसी का जो ग्राउंड वर्क है, पहले एक टीम, हमारे अंदर में एक अच्छा टीम जो इसी गुरु के रोल निभा सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर जी आज का डेट में, उन सिटीजन को देखते हुए उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी अगर उसके अंदर में हम क्रिएट करके छोड़ते हैं, तो जिसी को चेंज होना चाहता है उसी को पहले कन्वेंट देखना होगा कि मेरा लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ आपका स्किल नहीं, ट्रेनिंग में जो मैं है। अनादि जी थोड़ा सा मैं रुकूंगा। मैं जी। क्योंकि हम लोग कई बार विषय से भटक जाते हैं और विषय से विषयांतर हो जाता है। सभी के पास बोलने को बहुत विषय हैं, बहुत अनुभव है, बहुत विचार हैं, लेकिन आज का जो विषय है कि विश्व गुरु की रणनीति भाग 2 नामक एक पुस्तक बनाई जा रही है। उस पुस्तक में जो विषय लेकर तावरी जी सोच रहे हैं, उसमें से कौन से विषय ऐसे हैं जो जिन पे हमें पुनर्विचार करना होगा, कौन से विषय ऐसे हैं जो छूट रहे हैं, हम अपनी तरफ से उसमें क्या दे सकते हैं और एक ऑथर के तौर पे अपने को पब्लिश करा सकते हैं। तो ये इतना सा सीमित दायरा है। और रही बात बिल्कुल। गुरु की, तो गुरु से कंफ्यूज ना होइए। गुरु से हाँ, कंफ्यूज नहीं इसलिए, नहीं, सही बात हाँ, है। मैं गुरु मैं से अभी कंफ्यूज इसलिए इसलिए ना होइए कि अगर हम अपनी ही सिविलाइजेशन उठा के देख ले, तो वो कोई कोई एक ऐसा दौर बताइए कि जब कोई राजा ना रहा हो और सिर्फ गुरु रहे हो, या गुरु ही रहा हो राजा ना रहे हो।
दोनों ही चीजों की समाज को आवश्यकता होती है, और दोनों के ही बिना काम नहीं चलता है। गुरु की जो प्रवृत्ति होती है वो सात्विक होती है, वो हर चीज को सात्विक नजर से और पवित्रता की नजर से देखते हैं, और जबकि राजा की जो प्रवृत्ति होती है वो राजसी होती है, जो सात्विक और तामसिक का मिश्रण होती है। जी तो दोनों ही चीजों को लेके चला जाता है, और यही हमारा इतिहास बताता है, यही हमारा ट्रेडिशन है। और पूरे दुनिया में मैं कहता हूँ इसी तरह से सभ्यताएं समाज काम करते हैं। अगर इसको थोड़ा विस्तार में जानना हो तो एक बुक लिखी थी, एक बहुत बड़े ऑर्थर थे, सैमुअल पी हंटिंगटन उनका नाम था। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी, क्लैसेस ऑफ सिविलाइजेशन, ऐसे कुछ जी नाम था, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। तो ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन उस दौर में लिखी गई थी जब कोल्ड वॉर चल रहा था, जब रशिया और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। और उन्होंने वो प्रेडिक्ट किया था कि भैया ये जो इकोनॉमिक थ्योरी पे बेस्ड जो लड़ाई है और जो सोच पे बेस्ड लड़ाई है, ये ज्यादा दिन नहीं है। जो सिविलाइजेशन वैल्यू पे जो लड़ाई होती है, ये अनादिकाल से चली आ रही है, जी जी इसको समझना पड़ेगा। जी और हम जब किसी भी विषय को उठाएं तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक पक्ष ना ध्यान पे रखें, उसका राजनीतिक पक्ष भी ध्यान पे रखें, और उसका आर्थिक पक्ष भी ध्यान पे रखें, तब तो जी समग्रता है, नहीं तो अधूरी बात है वो। जी जी जी। एग्जैक्टली मैं इसी बात को बस एक मिनट दीजिए। हमारा हिंदुइज्म में वो ताकत है, वो पावर है जो शांति का बात कर सकता है, वो प्रैक्टिकली दिखा सकता है, वो हिस्ट्री भी बोलता है। बाकी जो रिलीजन्स आप जो पॉपुलर रिलीजन्स देख रहे हैं, आउट ऑफ 800 करोड़ लोगों में से 700 करोड़ 100 करोड़ तो ओनली इंडियन हिंदू है। ये एक ही धर्म है जो धर्म शांति का बात करता है, और वर्ल्ड के ईच एंड एवरी पर्सन अभी उतना टेंशन है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। हर कंट्री के लिए ये नुकसान होगा। तो शांति का बात जब आता है फिर यहीं पे हिंदुइज्म का बात आता है, हमारा देश का मीडिएटरशिप का बात आता है। उनका तो आज देख रहे हैं वो जो चल रहा है, उनका डिफेंस बिजनेस चल रहा है। एक दूसरे देश को लड़वाना, अपना डिफेंस मटेरियल बेचना, ये बिजनेस बाहर चल रहा है। साथ ही साथ आप जो साथ में बोल रहे हैं कि हमारा इकोनॉमिक्स भी साथ में रहना चाहिए, साथ में आपका शांति का वार्ता भी आप देते रहेंगे। आपको प्रूव करना होगा कि हमारा जो लिटरेचर से हमारा जो सिविलाइजेशन है उसमें दूसरा कंट्री में दूसरा धर्म का आदमी अगर हमारे से कुछ हिंदुइज्म भी सीखा, कुछ सीखेगा तो उसका लाइफ में क्या चेंजेस आएगा, तभी तो विश्व गुरु का आप। बहुत हम लोग डिबेट कर रहे हैं, कारण क्या है ना कि हमारे 14 साथी जो जुड़े हुए हैं उनमें थोड़ा सा उनको टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि जी आधा जी समय खत्म हो चुका है, आधा से ज्यादा हो चुका है। तो मैं जी जी आमंत्रित करूंगा, शशांक जी ने हाथ उठा रखा है। शशांक जी, जो विषय है उस पर आप 2 से 4 मिनट में अपना वक्तव्य दीजिए, शशांक जी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो विषय है अपना विश्व गुरु बनने के नहीं, लिए। विषय है विश्व गुरु की रणनीति भाग 2 नाम की एक विषय पुस्तक बनाई जा रही है। उसमें कौन से विषय बच रहे हैं, कौन से विषय जो है जो शायद हमें लगता है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है, और कौन से चीज पे आप लिखित में कोई 2 पेज 4 पेज का ड्राफ्ट दे सकते हैं, ये विषय है। क्षमा करें अभिषेक जी, आपने जो कुछ भेजा है वो डाउनलोड नहीं हो पा रहा है पीडीएफ, इसलिए मेरे ख्याल से और भी किसी ने, अन्य साथी ने भी वो बताया था। और जब हो सकता है मैं ये सब इंटेलेक्चुअल्स के हिसाब से इस ग्रुप में नाकाबिल हूं तो मुझको आप निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर जो कुछ शक आ रहा है, हम लोग अगर डायलॉग नहीं कर सकते जी तो जी जी, जो पूछिए पूछिए, हाँ, आपका हाँ, शक जो है मेरा उसको जी, उसको हाँ, उसको मैं जरूर जो सुनिए। कुछ बोल रहा था, तो विश्व गुरु हम होना चाह रहे हैं या विश्व हमें एज अ गुरु स्वीकार रहा है, ये तो एक बेसिक चीज होगी। तो उसके लिए विश्व क्यों स्वीकारेगा उस तरीके की सिस्टम, या फिर उस तरीके का बर्ताव गुरु का है या नहीं, ये तौला जाएगा।
अभी श्रीजन ने जैसा कि ठीक है, आध्यात्म ये तो एकदम बहुत ही डिसेंट्रलाइज है कि जो हर व्यक्ति के हिसाब से जरूरी, कि व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। बाकी अर्थ हो या काम हो या बाकी जो कुछ जरूरतें हो समाज की, तो उस हिसाब से अभी उदाहरण के तौर पे समझिए कि मैं सनातन छोड़ के कोई और धर्म स्वीकारता हूँ, तो उसके लिए मुझको काफी कुछ चीजें मिल भी सकती है जो कि मेरे जीवन काल के लिए पर्याप्त है। तो मैं नालायक हो जाऊंगा या क्या हो जाऊंगा, या फिर या मैं शून्य हो जाऊंगा कि मैं मेरी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, मेरा जीवन सुखकर हो, इसके लिए आज के हिसाब से जो चाहिए वो मैं स्वीकार रहा हूँ। तो हमें हर समय के हिसाब से और हर स्थान के हिसाब से चुनाव करना पड़ेगा। जैसे भी मतलब अब जो कुछ बोल रहे हैं कि सब लोग कि डिसेंट्रलाइज, मैंने मेरे ख्याल से इसे पहले भी निकाला था कि डिसेंट्रलाइज होना, सभी लोग चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज हो, लेकिन हम लोग सब जगह पे बात वही कर रहे हैं कि विश्व गुरु हो, दुनिया में बिजनेस बढ़ाओ, धंधा बड़ा कुछ करो, सब मिलके कुछ करो, तो सेंट्रलाइज जा रहे हैं क्या। और मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ना समझ, मैं मुझको किताबी चीजें समझ में नहीं आती है जल्दी। तो क्या, अब ये तो मेरा ड्रॉबैक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं। मेरा समाधान कर पाना, आप लोग अगर कर पाए तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो जी सर। समाधान होना जरूरी है। आप अगर मुझको भी आप ही का ही एक अंग समझते हैं, तो डायलॉग होना जरूरी है। कुछ बिल्कुल बिल्कुल। चीजों, कुछ शकों के ऊपर या फिर कुछ सवालों के ऊपर गहराई से सोच के उत्तर खोजने की जरूरत है। ये जी अगर करने की तैयारी हो तो जरूर आगे बढ़ा जा सकता है। जी। क्षमा करें, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे क्षमा करें। हाँ, मैं इस पे। मुझे सिर्फ आधा मिनट जी शशांक जी की जी बात जी पे। जी जी जी। शशांक जी ने अपना एग्जाम्पल लेके, हम जब समाज बोलते हैं तो समाज में हर तरह के लोग हैं। विश्व बोलते हैं तो विश्व तो और भी अपार हो जाता है। किसी को भी अगर मैं छोड़ दूंगा तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है, तुम मानो। जो कि फिर एक फेल्योर की तरफ ले जाएगा कि जब मैं सत्य हूँ और वो नहीं मान रहा है, मेरे पास कोई तरीका नहीं है मनवाने का, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो हम लोगों को बैठ के सबसे डायलॉग करना, इस व्यक्ति की अभी स्थिति क्या है, किस समाज की स्थिति क्या है, और उसके लिए क्या करना बहुत जरूरी है, ताकि उसकी जो पहले बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हों, और वो एडवांसमेंट की तरह जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहता है वो रास्ता मिले। अगर हमारे पास किसी के पास कोई फॉर्मूला होता तो अभी तक पूरी दुनिया कुछ दूसरी हो गई होती। जो एग्जिस्टिंग फॉर्मूला है वो किस तरफ ले जा रहा है हम लोग को सबको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उसके निदान का फॉर्मूला हमारे पास अभी नहीं मिल रहा है। उसके लिए इफेक्टिव डायलॉग जो हम लोग अभी शुरू किए हैं वो बहुत जरूरी है। और किसी को इग्नोर नहीं करना है, किसी को छोड़ नहीं देना है। थैंक जी जी, धन्यवाद। तो छूटा हुआ होना ही बढ़िया है या अटकना जरूरी है। यू। वो हमारे तुम्हारे भी बारे में अलग से बात हो जाएगी। कल सुबह आ जाओ 5 बजे। क्या हुआ अभिषेक जी,
कनेक्शन में नहीं है क्या? बलदेव हेलो जी, अभिषेक जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बलदेव जी, हाँ बलदेव जी। हाँ। हाँ जी हाँ जी। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमने विश्व गुरु की रण की भागदौड़ की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ जब विश्व गुरु, जब हमारा देश था, सारे विश्व के लोग यहाँ अपनी अपनी कल्चर की शिक्षा लेने के लिए आते थे, तो उसमें तो हमारा था वर्ण आश्रम व्यवस्था। और वर्ण आश्रम व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से वहाँ अपने देश में स्थापित थी। और जैसे कर्म की प्रधानता है, कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत ये बोलता है कि जो करेगा व्यक्ति उसको फल मिलेगा। अच्छा करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा बुरा करेगा तो बुरा बुरा फल मिलेगा। तो ये कर्म का सिद्धांत है। अब हम ये कह रहे हैं कि सब बराबर हों। सब बराबर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब बराबर कैसे होंगे? अपने अपना आदमी का कर्म है, उसका उसको फल मिलेगा। तो जो मतलब गरीब है तो उसने अपने कर्म के अनुसार गरीब गरीब बन गया, अमीर जो अपने कर्म के अनुसार अमीर मर गया। तो हमारे यहाँ तो एक है कि जो जिसके पास जितना साधन है उसको वो बांटते थे, दान करते थे। और ताकि मतलब उसमें दान करने से क्या होता है, जो अभावग्रस्त व्यक्ति है उसको वो मिल जाता था। परंतु सिद्धांत ये था कि वो गरीब आदमी जो है वो केवल मात्र अपना जिसके उपार्जन, उसका जीवन उपार्जन चल जाए उतना वो दान ले, ज्यादा दान ना ले, संग्रह ना करे। तो ये प्रकार हमारी कल्पना थी। उस कल्पना को अगर हम साकार करते हैं, और जैसे हमारे कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन्ह सो तस फल चाका, जिसने जो कर्म किया उसका फल उसको मिलेगा। तो इस पर ये सिद्धांत को लागू करना जो आवश्यक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दौड़ अब चल रही है हमारी, कि हम सबको सुखी बनाना चाहते हैं, सबको संपन्न बनाना चाहते हैं, ये दौड़ गलत है। सुखी और संपन्न व्यक्ति अपने कर्मों से होगा। हमें उनको हमारे को उनके कर्म का भान कराना चाहिए कि वे तुम्हारा कर्म का कर्म को करो, और उस कर्म को करने से तुम सफल हो जाओगे, तुम संपन्न हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे। तो ये विश्व गुरु का हमारा सिद्धांत था। इस सिद्धांत पर चर्चा करने की जरूरत है, इस सिद्धांत पर ही काम करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद बलदेव जी। इस एक चीज निकल के आई जो कि इस पे बहुत स्पष्टता होनी जरूरी है। आ, मैं आपको अशोक के उदाहरण से शुरू करता हूँ। अशोक के अशोक ने जब अपना शासन चलाया तो उसके जो आदर्श थे वो व्यक्तिगत जीवन के लिए दूसरे थे, समाज के लिए दूसरे आदर्श थे, और राष्ट्र के लिए दूसरे थे। ये आदर्श जो होते हैं, जो व्यक्ति के लिए आदर्श होते हैं, जो समाज के लिए होते हैं, और जो राष्ट्र के लिए होते हैं, उनमें कभी एक रूपता हो ही नहीं सकती। मैं अशोक के उदाहरण से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने इसको घालमेल किया, वो लोग इतिहास में उनका मतलब बड़ा ही मान मर्दन हुआ। कारण क्या था कि एक राष्ट्र जो है, राष्ट्र का लक्ष्य क्या है? एक राष्ट्र का लक्ष्य है दीर्घकालिक एकता और शक्ति। कि राष्ट्र जो है एक लंबे समय तक संगठित रहे, मजबूत रहे, शक्तिशाली रहे। अगर हम भारत में बैठे हैं और भारत को कह दें कि हम भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स और जो सैन्य नीति है उस पर कुछ काम ही नहीं करेंगे, जैसा एक समय आया था दौर, तो उसका परिणाम ये होगा कि हमारा जो दूसरा देश है, जो पड़ोसी देश हो सकता है या कोई भी हो सकता है, वो कभी भी हम पे हमला कर देगा। तो जो राष्ट्र का लक्ष्य है वो दीर्घकालिक एकता और शक्ति के इर्द गिर्द ही है। मतलब लंबे समय तक उसको मजबूत रखना है, संगठित रखना है, शक्तिशाली रखना है। तो राष्ट्र का लक्ष्य तो ये हो गया। जो व्यक्ति का लक्ष्य है, वो राष्ट्र का लक्ष्य अगर हम बनाएंगे तो समाज में आ, एक वो फैलेगा, समाज में एक तरह का असंतोष और चीजें गड़बड़ हो जाएंगी।
क्योंकि व्यक्ति का लक्ष्य जो है वो आत्मज्ञान और आत्म सुख तक ही है, जो व्यक्ति का लक्ष्य है। इसके बियॉन्ड वो राष्ट्र का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति का लक्ष्य नहीं बनाया जा सकता। और जो समाज का लक्ष्य है वो है कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी। सामूहिक तौर पर हम कैसे सुखी रह सकते हैं, मिलके रह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एक ऐसा समाज जिसमें कई सारे विचारधाराएं रहती हैं, कई सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, कई सारे पंथों को और संप्रदायों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो ये समाज तो छोड़िए, जिस घर में अगर परिवार में ही आपस में लोगों की सोचों में विरोधाभास होता है तो वहां पर शांति कभी रह ही नहीं सकती, कभी नहीं रह सकती। क्योंकि विरोधाभास होगा, अपने अपने तरीके से चीजें चलेंगी, और घर जो होता है वो घर को व्यवस्थित चलाने के लिए आपसी समझ, आपसी सामंजस्य की अति आवश्यकता होती है। तो हम व्यक्ति की बात कर लें या समाज की बात कर लें या राष्ट्र की बात कर लें, परिवार की बात कर लें, यहाँ पर जो आदर्श हैं, आदर्श जो वो अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते। ये मेरा मत नहीं है, ये सच्चाई है जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस पे विचार करिए। अगर हम व्यक्ति के आदर्श को समाज के आदर्श के बराबर मान लेंगे और समाज को राष्ट्र के आदर्श के बराबर मान लेंगे तो सारी चीजें बिगड़ेंगी ही, सारी चीजें खराब होंगी। अब यहां से हम शुरू करते हैं कि विश्व गुरु ये शब्द किस सेंस में है। ये राष्ट्र के सेंस में है, ना कि ये व्यक्ति के सेंस में है, ना कि ये समाज के सेंस। ये राष्ट्र के सेंस में है, ये एक नेशन के सेंस में है। ठीक, धन्यवाद। तो अभी हमारे कुछ और साथी हैं। आ, उसमें मदन मोहन जी अपनी बात रखें। आदरणीय मदन मोहन नमस्कार जी। जी। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि कमलानंद जी जो हैं एक अच्छे गांधीवादी विचारक रहे हैं और अच्छे गांधीवाद पे इन्होंने अच्छा कार्य भी किया है। तो गांधी जी से कितने प्रेरित और समझ पा रहे हैं इस पर इस किताब में क्या लिखा गया है उस पर भी यदि उनका चर्चा रहती तो बहुत अच्छा लगता। क्योंकि गांधी जी अपने जीवन काल में जो उनकी सोच थी पश्चिमी सभ्यता के उत्तरोत्तर इल्यूजन के कारण कार्य नहीं कर सके। तो कमलानंद जी ने अच्छा समझा भी है महात्मा गांधी जी को। तो उस पर यदि अपने विचार प्रस्तुत करते तो शायद हम सब लोग जो है लाभान्वित होते। जी अभी कमलानंद जी का नेटवर्क का इशू है, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया शायद। हाँ, वो नहीं है अभी हमारे साथ में। तो तो अब म- महात्मा गांधी जी का जो विचार था, जो हमारा संविधान का आर्टिकल 73 और 74 कहता है, हाँ, उसको हम किस तरीके से उसकी आत्मा को पुनर्जीवित कर सके। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांव को हम अपने निर्णय लेने की क्षमता का अधिकार दे सकें। इस भावना के साथ हम इस विश्व यदि हम रीलोकलाइज्ड होकर अपने कुछ विश्व को दिखा सकेंगे, मार्गदर्शन कर सकेंगे, तो तिब्बत की स्वायत्तता के लिए भी चाइना को बोल सकेंगे। और मैंने अभी चैट बॉक्स में लिखा है कि नेबर्स आर गिफ्टेड बाय द ऑलमाइटी इन द रेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एफडीआई, डोंट इग्नोर द नेबर्स। जी आपने गांधी जी की बात की, तो गांधी जी का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो वही बात है कि जो उनका व्यक्तिगत आदर्श था वो सत्य, अहिंसा, आत्मबल, आत्म संयम, इसके इर्द गिर्द ही था शायद। क्योंकि मैंने गांधी जितना पढ़ा है, सत्य, अहिंसा, आत्मबल, आत्म संयम, इसी के इर्द गिर्द वो बात करते थे व्यक्तिगत आदर्श के। तो जब समाज की बात करते हैं तो उन्होंने स्वदेशी की बात की,
सामूहिकता की बात की, सहकारिता की बात की, समानता की बात की, छुआछूत हटाने की बात की, और बाकी बहुत सारी चीजों पे उन्होंने काम किया। राष्ट्र की बात आई तो उन्होंने स्वतंत्रता और स्वराज सब चीजों पे बात रखी, जिसकी आप 73 74 की बात कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए बोला उन्होंने कि आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने। अच्छा, गांधी जी के समय में क्या हुआ कि गांधी जी के समय में डिवीजन हुआ तो असंतुलन कहाँ आया? तो अशोक के समय था। अशोक के समय क्या था कि जब भी कोई ऐसी शक्ति जिसने अशोक के साम्राज्य को तोड़ने की वो कमजोर करने की कोशिश की, तो उन्होंने उनको बहुत एक जैसे बोलते हैं कि निरसंग एक बेरहमी से कुचला और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि आ, गांधी के समय में जो डिवीजन हुआ, क्योंकि वहां पर एक जो सोच थी, वो सोच ये थी कि प्यार से सब कुछ हो सकता है, जबकि वो आखिरी में बातें सत्य साबित नहीं हुई। ये इतिहास में है, मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रहा वह हूँ। वह सत्य साबित इसलिए नहीं हुआ कि हम सीडो डेवलपमेंट की इस रेस के अंदर, जीडीपी की ब्लाइंड रेस के अंदर, हम लोग गांधी जी के विचारों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और गांधी जी खुद भी कहते हैं कि वो युग ऐसा था जिसमें उसका इल्यूजन था ही। आज हम इस इल्यूजन को कितना धो पाए हैं, और आज जब हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व डाउन पे जा रहा है, तो हम कितना उसको प्रासंगिक मानते हैं। गांधी जी तो खुद 1909 और 32 में लिखते हैं, आई एम नॉट इवन ट्राइंग फॉर माई ओन पाथ, बट एट पर्सनल लेवल आई एम ट्राइंग फॉर द सेम, एट नेशनल लेवल एंड सामाजिक स्तर पर मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। तो आज वो कितना प्रासंगिक है और उस पर कितने काम करने की जरूरत है। कमलानंद जी के विचार इस पर जो है इस पुस्तक में क्लियर, चाहे वो विरोध करें, इस पर आने चाहिए। नहीं, विरोध क्यों करेंगे, वो तो काम ही। नहीं, विरोध भी होता है, क्योंकि अभी भी हम पश्चिम से प्रभावित हैं, पश्चिम की व्यवस्था को ढो रहे हैं, और भारत के संविधान के 73 और 74वें अनुच्छेद पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम ग्लोबलाइजेशन की रेस करते हैं और हम उनको लोकल अधिकार देना नहीं चाहते, चाहे वो डिजिटल करेंसी के माध्यम से हो, चाहे एजुकेशन और चाहे हेल्थ केयर के नाम पर हो। हम लोग अभी जिस नेशनल लेवल पर सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप इज आल्सो नॉट येट डेवलप्ड सिंस 1947 टिल डेट। तो हमको जो है लोकल लीडरशिप और लोकल डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है अपने निर्णय लेने की स्वायत्तता देनी पड़ेगी, तभी हम जो है इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाए। आपने ब्लॉक एडॉप्शन का फॉर्म भरा है? वार्ड मैंने एडॉप्शन, ब्लॉक एडॉप्शन नहीं, का? मैं क्योंकि किसी ब्लॉक से मैंने आज तक के कोई गांव ही वार्ड नहीं से तो देखा। है, वार्ड से तो हाँ, है। आप हाँ, किसी एमसी के बात तो वार्ड है। में तो रहते ही होंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में रहते हैं हम। 74 जो है वो एमसीडी वार्ड से ही ताल्लुक रखता है ना। बिल्कुल 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 रखता है। आपको मैंने उनसे भी जोड़ने का, राणा जी से भी जोड़ने का प्रयास किया था। रणवीर आप, जी से, रणवीर जी से। हाँ, जी जी। तो हाँ, हाँ, कहने का मतलब ये है, उसी दिशा में तो हम लोग काम कर रहे हैं। सेवेंटी हाँ, फोर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इस दिशा में प्रभावी जो है मतलब जो है नीतिगत स्तर पे हम नेशनल लेवल पे कोई कार्य मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। प्रयास तो कर रहे हैं, प्रयास करना और रिजल्ट दिखाई देना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। रिजल्ट तब दिखाई देगा जब आप अपने वार्ड को लेकर और वहां पे कुछ करके फोटो डाल देंगे तो वो दिखाई देता है। जरूर जरूर, मैं ऐसा आ, अपने ढंग से प्रयास कर रहा हूँ। संघ जी। की बैठकों में भी हमारी चर्चाएं होती हैं, और हाँ, समय बदल रहा है, ये बात तो है। पिछले 6 महीने से, साल भर से परिवर्तन दिख रहा है। मैं गांधी जी। जी का नाम लेकर अपने स्तर पे बहुत बातें कर रहा हूँ, और उम्मीद है जल्दी ही इस पर नेशनल लेवल पर भी चर्चाएं होंगी, और तिब्बत को भी स्वायत्तता मिलेगी। हम चाइना से भी कह पाएंगे कि भैया तिब्बत को स्वायत्तता दो, पहले हम बट अपने क्षेत्र में कुछ काम करेंगे जरूर। बलूचिस्तान को भी स्वायत्तता मिलेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। यदि भारत कुछ इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, तो तिब्बत और बलूचिस्तान तो, बलूचिस्तान इज वेटिंग सिंस 1947 टू बी ए पार्ट ऑफ भारत। मेरा मदन मोहन जी से एक रिक्वेस्ट है। हाँ,
जिस तरह से गांधी जी के मैसेज को सब जगह फैलाना हम्म, चाहते थे, हाँ। उस मैसेज को फैलाते फैलाते जो गांव के लोकल लोग हैं, हम्म, क्या समस्याएं हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उसको भी फैलाया जाए, तभी जाके कुछ काम होगा। बार बार डायलॉग की बात हो रही बिल्कुल है बिल्कुल। कि दोनों तरफ गांव से के डायलॉग। मैंने कहा है कि किसी ना किसी गांव में यदि कोई गांव के लोग यदि कभी हमारे को बुलाएं तो हम 10 दिन 15 दिन महीना भर वहां रहकर इस कार्य पे काम करना चाहते हैं। मेरी मान्यवर इच्छा है। बुलाएं क्यों, आप किसी भी गांव में पहुंचे और आप देखें कि कितने भाई हद साहब, तक कर सकते अनइनवाइटेड गेस्ट इज नॉट ए गेस्ट। अनइनवाइटेड नहीं होता है कोई भी काम। उनके अंदर आग तो वही होनी चाहिए ना जिनको कार्य करना है। उनको खुद करना है कार्य, मैंने नहीं करना। हम तो साथ में बैठकर उनके सहयोग कर सकते हैं। हैं। हाँ। मेरे को पूरे विश्व में या पूरे गांव में किसी में चौधरी नहीं बनना। मेरे को उनको चौधरी बनाने के लिए उनके अंदर इच्छा जागृत होनी चाहिए कि हमें अपने गांव का चौधरी बनना है। धन्यवाद मदन मोहन जी। हम लोग अलग से साइड में विस्तार से बात करेंगे, फॉर्म में भेजूंगा, ठीक। उसको भरिए, सभी लोग भरिए। और 73 74 पे काम करने के लिए ही हम लोग ये ब्लॉक एडॉप्शन कार्यक्रम चला रहे हैं। उसको सहकारिता से बिल्कुल ना जोड़ें। सहकारिता एक विषय है लेकिन उसमें सारे विषय समाहित हैं। तो सहकारिता एक विषय है, और भी सारे विषय जो उसके हैं 29 विषय हैं, तो वो सारे पे काम करने का प्रयास हो रहा है। फॉर्म आप भरें, मैं भेजूंगा सभी को। जिसने नहीं भरा है वो कृपया जरूर भरें। आदरणीय जीवन चंद उत्पेती जी, महेश्वरी पांडे जी, आ, और सुमेर सिंह राजावत जी, मैं ललित पर हाँ जी। संक्षिप्त 1 मिनट हाँ में। जी। हाँ हाँ। आज का विषय धन्यवाद जो अभिषेक जी। विश्व गुरु की बात हो रही है तो मैं कुछ शब्द बोलना चाहूंगा। गुरु, विश्व गुरु का मतलब क्या है? एक तो विश्व हुआ ही, और गुरु का तात्पर्य होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, गुरु। तो हमें अंधकार से विश्व को प्रकाश की ओर किस तरह ले जाना है, इस पर मेन ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो हमें अपने को ही देखना है। आत्म विकास के माध्यम से अपने को आदर्श बनाते हुए उच्च नैतिक स्तर प्राप्त करना पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, जो मानव जीवन का लक्ष्य है, पुरुषार्थ के माध्यम से इस भाव से जीवन को कल्याण और मोक्ष की ओर ले जाना, जिसमें अर्थ काम में धर्म का पुट देते हुए समाज एवं विश्व को उत्थान का मार्गदर्शन दिया जाए। नंबर नेक्स्ट जो है, परम पिता परमात्मा के अंश रूप में अपने दर्शन दूसरे में करना और अपने व्यवहार को तदनुरूप बनाना, जो विश्व कल्याण के लिए गुरु के रूप में प्रदर्शित हो। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति अपने कर्म जो भोग रहा है उस पर विचार करते हुए आगे होने वाले भोग हेतु सचेत रहे, तो ये भी उसका उत्थान का कारण है और वह विश्व की गुरु की क्षमता रख सकता है। पुण्य आत्मा को देखकर प्रसन्न, दुखी को देखकर दया भाव और पापी को देखकर घृणा के भाव रखते हुए विश्व के आदर्श मार्गदर्शन देना है, गुरु का काम होगा। शांति अमन चैन को की जिंदगी जो मानवता आधारित हो की प्रेरणा देना, यह भी एक विश्व गुरु बनने का प्रबल प्रमाण होगा। धन्यवाद। धन्यवाद उत्पेती जी, आपने बहुत विस्तार से विश्व गुरु शब्द को व्याख्या किया है, बताया उसके बारे में। मैं श्री पांडे जी, हमें बहुत कम बचा है, जी संक्षिप्त। सभी को नमस्कार। जो विश्व गुरु की रणनीति का भाग 2 है, जो प्रश्नोत्तर शैली में जो पुस्तक तैयार की जानी है, उसमें मैं एक बिंदु जोड़ने का सुझाव दूंगा कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम है, इसको हतोत्साहित करा जाए और पब्लिक इकोनॉमी सिस्टम बनाया जाए। चीज़ों के प्राइवेटाइजेशन को हतोत्साहित करने के लिए रणनीति और सुझाव मैं भी होमवर्क करके तैयार करूंगा। उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं हमारे देश में, और जैसे दरारें बढ़ी हैं कि अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बड़ी है। विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम हैं, और हमारे यहाँ एक मार्जिनल लाइन से नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या एक भारी तादाद में है।
तो इन बिंदुओं पर हम अपना सुझाव रखना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मैश्री जी। ये जो आपने बोला है मिक्स्ड इकोनॉमी से पब्लिक इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना होगा, इसका कोई कुछ लेख आप दे सकते हैं लिख के? जो हाँ जी, मैं दूंगा आपको, रिटर्न में प्रोवाइड हाँ, करूंगा। रिटर्न आप प्रोवाइड कर दीजिए। जो भी साथी हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं, अगर रिटर्न में दे देंगे ना तो वो बहुत कारगर होंगे हमारे लिए। रिटर्न में चीजें आ जाएंगी। आ, अंत में सुमेर सिंह राजावत जी और अलका दीदी लास्ट में सबसे। सुमेर सिंह राजावत जी। सभी को प्रणाम। मेरा तो इतना सा कहना है कि भारतवर्ष वो देश है जिसमें हवन और यज्ञ से पर्यावरण में सुधार होता है। इतना ही नहीं, वैद राजेश कपूर साहब का कहना है कि मंत्र शक्ति को प्रॉपर तरीके से अगर आह्वान किया जाए तो भी पर्यावरण का सुधार होता है। अगर ये बात सही है तो ऐसे चैप्टरों को भी जोड़े जाना चाहिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आ, अलका दीदी। अलका दीदी। प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? आपने एड्रेस किया है संक्षेप में, आधे मिनट में बात रख सकते हैं। जी नहीं, लोगों का समय मैं व्यस्त ये बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। शायद रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद कुछ बोलूं, और अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा है तो मैं बोल सकता हूँ। नहीं नहीं, बर्बाद नहीं करना है। ठीक हेलो। है। नहीं तो क्या है तो अनादि जी। जैसा आप कहेंगे। जी नहीं, अनादि बोलिए बोलिए, ईरानी जी बोलिए, अलका जी आधा आधा बोलिए। आधा आधा मिनट में सब लोग बोल रहे हैं। अलका जी शशांक जी बोल आधा रही। मिनट आपके लिए। नहीं, अलका जी बोलिए, अलका जी बोलिए। हाँ, अलका जी, अलका जी। ओम शांति। अ, सभी ने सभी पॉइंट्स रखे ही हैं, तो मुझे खाली एक ही कहना है कि हमें भी याद रखना चाहिए कि हम जो नेचर की बात करते हैं तो हम भी नेचर का ही एक पार्ट है। वो हम भूल गए हैं, और आदमी अपने को इतना बड़ा समझने लगा है। और ये जो उसका अहंकार अगर वो भूल जाएगा तो सब कुछ नेचुरली ही अच्छा होगा, क्योंकि हर एक में शक्ति है, हर एक में अलग अलग गुण है। तो हमें दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं, अपने को ही सुधारिए बस, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम शांति। जी। आ, सभी ने अपने विचार रख दिए हैं। अब हम इसको रिकॉर्डिंग को बंद करते हैं और फिर इसके बाद अरे वाह, आज। बढ़िया बढ़िया। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।